नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल सेशन की 14वीं क्लास के बारे में और जानते हैं आज के इस सेशन में हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से सातवें अक्षर और बाईं ओर से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, इसका मतलब आपका दायां, अंग्रेजी वर्णमाला का दायां मानते हुए, समझते हुए उसके सातवें अक्षर और बाईं ओर से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, दाईं ओर से सातवां अक्षर हमें पता नहीं है, हमें कहा जा रहा है दाईं ओर से सातवां अक्षर, तो हम कहेंगे दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें पता नहीं है। दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा, ये हमें पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताओ, दाईं ओर से सातवां आपको पता नहीं है, लेकिन क्या आपको बाईं ओर से सातवां अक्षर पता है? बिल्कुल है। हम जो अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर याद करते हैं, हमने जो नंबरिंग याद की है वो बाईं ओर से सातवें, मतलब बोले तो हमने वर्णमाला के नंबर बाएं से ही याद किए और बाएं से देखते हैं तो बाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा आता है, तो ध्यान रखना जी आता है। कौन सा आता है? जी आता है। अब फर्क क्या है, यहाँ बाईं ओर से सातवां अक्षर हमें पता है कि जी आता है, लेकिन इसने बाईं की जगह क्या दे दिया, दाईं दे दिया, बाईं की जगह दाईं दे दिया। इसका मतलब बायां का क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, इस जी का उल्टा कर देना है। जैसे बायां का उल्टा दायां का उल्टा बायां हो गया, या फिर हम कह सकते हैं बायां का उल्टा दायां हो गया, तो उसी प्रकार आपको भी जी का उल्टा क्या कर देना, टी कर देना। ये आपको ध्यान रखना। तो आपने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से सातवां अक्षर निकल के आ गया, कौन सा है? टी है। ये दाईं ओर से सातवां अक्षर निकल के आ गया। और बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा आता है? बाईं ओर से आपने नंबर याद किए ही है, बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा आता है? एफ आता है। ये आपको ध्यान रखना। और पूछा कि बताओ टी और एफ के मध्य ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। अब इन दोनों के बीचों बीच अक्षर बताने का तरीका क्या रहता है, तो आइए जानते हैं यहां हम किस प्रकार आंसर निकालने वाले हैं। टी के नंबर कितने हैं? टी के नंबर है 20, एफ के नंबर कितने हैं? 6 है। इन दोनों के नंबर को जोड़ेंगे और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में जो भी भागफल आएगा उस भागफल पर अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर आता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 20 और 6 कितने होते हैं, 20 प्लस 6 कर दीजिएगा। 20 प्लस 6 किया और उसमें कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। 20 और 6 कितने हो गए, 26। 26 में कितने का भाग दोगे, 2 का, और 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 13 बार गया। और 13 पे आप बताइए वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है? एम आता है। ये आपको ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दाईं ओर से जब भी कहा जाए तो एक बार के लिए आप वो अंक बाईं ओर से निकाल लो और बायां का फिर उल्टा कर देना। हमने देखा बाईं ओर से साथ में कौन सा, दाईं ओर से तो हमें पता नहीं है, लेकिन बाईं ओर से पता है कि जी आता है। अब यहाँ बायां का उल्टा करके दायां लिख दिया तो हम भी जी का उल्टा कर दिए और कितना आ गया, जी का उल्टा क्या आ गया, टी आ गया। ये आपको ध्यान रखना। तो दाईं ओर से सातवां अक्षर टी आ गया, बाईं ओर से छठा एफ होता ही है। अब एफ और टी के बीच में आपको अक्षर बताना है कौन सा अक्षर आता है। तो दोनों को नंबरों को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं, जो भी भागफल आता है उस पर कौन सा अक्षर आता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये ध्यान रखना। अब कोई भी 2 अक्षर आपको दिए जाए वर्णमाला के और जब भी उनके बीच का अक्षर पूछा है तो दोनों अक्षरों का योग कर दो और 2 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन, एक दिन में 24 घंटे बताए जा रहे हैं ना। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां मिनट घंटा है ना एक दूसरे से मिलेगी। मतलब दोनों सुइयां कौन कौन सी है? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बारे में बताया जा रहा है। और वो दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेगी, आपको ध्यान रखना। मिलेगी का मतलब होता है कि जैसे कि आपको इस प्रकार मिनट की सुई कहीं पे मिल रही है, यहां आपको मिनट की सुई मिल रही है इस तरीके से। अब घंटे की सुई जब इससे मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा, घंटे की सुई भी इसके ऊपर आएगी और जब ऊपर आएगी तो इस स्थिति को अपन कहते हैं दोनों सुइयों का आपस में मिलना। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन इसको रीजनिंग की भाषा में क्या कहा जाता है, जब दोनों सुइयां यहां मिलती है तो ध्यान, इसको अतिव्यापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं रीजनिंग की लैंग्वेज में। लेकिन हमें ध्यान रखना, ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है। आप तो ये बता दीजिएगा दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो मैं कहूंगा इन दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब आप ये समझ के चलो कि आपसे ये पूछा जा रहा है एक दिन या 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां जो होती है वो एक दूसरे से मिलेगी। इसका मतलब उन दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना। क्या कॉन्सेप्ट होता है देखते हैं। प्रत्येक एक घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है, तो आपको ध्यान रखना एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार बनता है।
प्रत्येक 1 घंटे में 0 डिग्री कोण एक बार बनता है। तो फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए 12 घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 12 घंटे में, तो हम कहेंगे 12 घंटे में 0 डिग्री कोण बनता है 11 बार। कितनी बार बनता है? 11 बार। अब जैसे ही 11 बार कहेंगे तो आपने कहा कि प्रत्येक 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि घड़ी में एक समय होता है और वो समय होता है 11 से 1 का समय। वो समय होता है 11 से 1 का समय। घड़ी में एक समय होता है और वो समय होता है 11 से 1 के बीच का समय। और 11 से 1 के बीच का समय ध्यान रखना कितने घंटे का समय होता है? 2 घंटे का समय होता है। अब 1 घंटे में एक बार, तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए 0 डिग्री कोण? 2 बार बनता है। जबकि ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटे में, ये 11 से 1 के बीच की जो समयावधि है इसमें 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं बनता है। अब 2 बार नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता, तो हम जानते हैं कि 2 बार की जगह कितनी बार बनता है? 1 बार ही बनता है। और वो 1 बार 0 डिग्री कोण कब बनता है? तो आप बताएंगे 11:07 पर बनता है, अर्थात 12 बजे बनता है। स्पष्ट और बताओ कि कब नहीं बनता है, तो आप कह देना 12 से 1 के मध्य कभी भी 0 डिग्री कोण नहीं बनता है। तो पूरे 12 घंटे में एक समय ऐसा आता है 12 से 1 के बीच का जब हमें 0 डिग्री कोण बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम कहते हैं कि 11 घंटे के अंतर्गत, सॉरी 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। ये ध्यान रखना है। चलो क्लियर है यहां तक। आगे जानते हैं, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। अब 12 घंटे का डबल होता है 24 घंटे, और 24 घंटे तक हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आज भी हम क्वेश्चन 24 घंटे का पूछा जा रहा है। अब बताइए कि 24 घंटे में दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा? आप बताओ। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। अब बताओ 12 का डबल हो गया 24, तो आपको यहाँ 11 का डबल कर देना है, और 11 का डबल कितना होता है? 22 होता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ 24 घंटे या एक दिन में दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। बताओ कहीं ऑप्शन में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण जो बनता है कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। 12 घंटे का पूछते तो 11 बार आंसर आ जाता है, 1 घंटे का पूछते तो 1 बार आंसर आता है। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब से द ये तथा फ एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है, तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। वर्ताकार मेज के चारों तरफ बैठकर केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है ए ब के दाएं दूसरा है, ठीक है। ए तथा ये के बीच में द नहीं है। स ब के ठीक बाएं है, जो ये के दाएं दूसरा है। तो बताइए ए के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ब, और ऑप्शन डी दिया जा रहा है, आपको तय नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक वर्ताकार मेज बनाना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन की स्थिति क्लियर होगी। एक वर्ताकार अपन टेबल बना लेते हैं, एक मेज बना लेते हैं। ये वर्ताकार टेबल बना दिए। वर्ताकार टेबल के अंतर्गत आपको कितने व्यक्ति बिठाना है? 3 3 3 2 5 6 व्यक्तियों को बिठाना है। तो पहले इसमें अपन 6 व्यक्ति बिठा देते हैं। ये 6 व्यक्ति, एक व्यक्ति इधर हो गया, एक इसके सामने हो जाएगा। एक को नीचे बिठा दो तो एक इसके सामने ऊपर की तरफ हो जाएगा। एक को इधर बिठा दिया और एक इधर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ये 6 व्यक्तियों को हमने बिठा दिया, मतलब इस लाइन का हमने हिसाब कर दिया डायग्राम के माध्यम से। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है ए ब के दाएं दूसरा है। मैंने पहले ही बता दिया, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, और विशेषकर जब गोलाकार टेबल और वर्गाकार टेबल दिया जाए, तो आपको क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहां जिस लाइन में हमें या तो दायां शब्द मिले या बायां शब्द मिले। इसके अलावा कोई भी शब्द मिले वहां से हमें क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, चाहे भले ही वो लाइन हमें सबसे लास्ट में क्यों नहीं मिले, है ना। तो देखते हैं, यहां कहा जा रहा है ए ब के दाएं दूसरा, दायां शब्द मिल गया, इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन हमेशा नीचे बैठे व्यक्ति से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब नीचे बैठे व्यक्ति में या तो ए को बिठाना है या ब को बिठाना। किसको बिठाएंगे? तो ये भी बात अपन ने क्लियर कर ली थी, जिसके साथ में के लगा होता है उसी को अपन नीचे बिठाता है। तो क्या किसके साथ लगा हुआ है? ब के साथ में, तो यहां ब को बिठा दिया। अब कह रहा है ए ब के दाया, ब का दाया इधर, हमारा दाया इसका दाया, हमारा बाया इसका बाया। ए जो है ब के दाएं दूसरा है, ब के दाएं दूसरा, दाया पहला दाया दूसरा, यहां कौन बैठ जाएगा? ए बैठ जाएगा। ये ध्यान रखना, मतलब इस लाइन का हिसाब भी कर दिया। आगे देखो, ए तथा य के बीच में द नहीं है। ए तथा य के बीच में मतलब ए यहां है तो इधर तो द आ गया, ठीक है। यहां इसके बारे में बात नहीं की जा रही है। ए तथा य के बीच में मतलब ए यहां है तो फिक्स बात है यहां य आएगा, और इन दोनों के बीच में कौन नहीं है? द नहीं है। अब बताओ, द या तो आएगा यहां पर और या द आएगा यहां पे। एक बार अपन लिख देते हैं, बाद में देख लेंगे, जहां से भी हटेगा हटा देंगे, लेकिन ये फिक्स है कि ए और य के बीच में द नहीं आएगा, ठीक है।
अब आगे क्या करा है, स ब के ठीक बाएं बेटा, स जो है ब के ठीक बाएं, ब यहाँ पे ब का ठीक बाएं इधर है, यहाँ कौन आ जाएगा, स आ जाएगा। इसका मतलब द की स्थिति क्लियर होगी, द कहां पर आएगा, यहाँ पे तो कौन आएगा, स आएगा। तो यहाँ पर बिठा देते हैं, स जो है ब के ठीक बाएं बेटा है, स ब के ठीक बाएं बेटा, ठीक है। आगे क्या, अब द का अपने आप स्थान हो गया, ब हो गया, स हो गया, य हो गया, ए हो गया। आगे कह रहा है जो य के दाएं दूसरा, और कंफर्मेशन के लिए एक शब्द दिया जा रहा है जो य के दाएं, जो का मतलब सेकंड पर्सन, कौन होता है, सेकंड पर्सन। बोले तो सेकंड पर्सन कौन है, ब, और ये ब जो है ये य के दाएं दूसरा बेटा है। बताओ ये यहाँ पे बेटा है तो य का दाया पहला और दाया दूसरा, बिल्कुल सही बात है, ब य के दाएं दूसरा बेटा है, ठीक है। अब एक व्यक्ति ऐसा देखना है, अब हमारा क्वेश्चन जो दिया गया वो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति का स्थान रिक्त है, और वो रिक्त है तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा कि 6 व्यक्ति में से कौन कौन से व्यक्ति को हमने यहाँ स्थापित कर दिए। ए आ गया, ब आ गया, स आ गया, द आ गया, ये भी आ गया, कौन बचा, फ कहीं नहीं लिखा, तो ये अपने आप इसका स्थान हो जाएगा, किसका, फ का हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, ए के तुरंत दाएं कौन बेटा है, ए के तुरंत दाएं, ए का, ए यहाँ पे बेटा है, ए का ये होता है दायां और ये होता है बायां, तो ए का तुरंत दाएं कौन बेटा है, फ बेटा है, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें, अदालत, अदालत जिस प्रकार से संबंधित है न्याय से, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, बोले तो अदालत एक जगह है जिसमें क्या होता है, न्याय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार कहा जा रहा है, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है, जिस प्रकार अदालत का संबंध न्याय से है तो हम कहेंगे अदालत एक स्थान होता है जहां पर न्याय होता है, उसी प्रकार विद्यालय भी एक स्थान होता है जहां पर क्या होता है, इन चारों में से देखना, क्या विद्यालय में अध्यापक होता है, क्या शिक्षा होती है, छात्र होते हैं, या कक्षा होती है। तो ध्यान रखना अदालत में जिस प्रकार का कार्य होता है, बोले तो न्याय होता है, उसी प्रकार विद्यालय के अंतर्गत क्या होती है, पढ़ाई होती है, और पढ़ाई को हमने ऑप्शन में लिख रखा शिक्षा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना, मतलब कौन सा स्थान किस कार्य के लिए जाना जाता है वो भी आपको पता रहना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन के रूप में है, कथन क्या दिया जा रहा है, अत्यधिक फीस वृद्धि के विरोध में स्थानीय पब्लिक स्कूल के अधिकांश विद्यार्थियों के माता पिता ने अपने प्रतिपाल्यों को निकाल लेने का निर्णय लिया है। एक कथन दिया जा रहा है कि अत्यधिक फीस वृद्धि के विरोध में, है ना, कई स्थानीय पब्लिक स्कूल है, उस पब्लिक स्कूल में कई लोगों ने अपनी प्रतिपाल्यों को वहां से निकाल लेने का निर्णय लिया है। अब इसके लिए आपको 2 कार्यवाही दी गई है, कौन सी कार्यवाही उसके लिए उपयुक्त रहेगी उसका आपको चयन करना है। कार्यवाही फर्स्ट क्या दी जा रही है, कार्यवाही फर्स्ट दी जा रही है, स्कूल प्राधिकरण को माता पिता के साथ में बातचीत शुरू करनी चाहिए, और किन परिस्थितियों में फीस बढ़ानी पड़ी यह उनको समझाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बात हमें बिल्कुल तर्क संगत लगती है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये कहा जा रहा है कि फीस किन परिस्थितियों में बढ़ी, वो पूरी परिस्थिति स्कूल मैनेजमेंट को उन माता पिता के पास रखना चाहिए, और किन कारणों से अपने फीस की वृद्धि की, वो सारी बातें अगर हो सकता है उनको बता दी जाए तो हो सकता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए, है ना, और वो बच्चे वहां का वहीं रह जाए। तो ये कार्यवाही सबसे उपयुक्त लगती है। दूसरी कार्यवाही कौन सी है, यदि स्कूल से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को निकाल लिया जाता है तो स्कूल प्राधिकरण को तत्काल रिक्तियों को भरने के लिए नए विद्यार्थियों की खोज करनी चाहिए। दूसरी बात ये की जा रही है, अगर मान लो उन माता पिताओं ने अपने प्रतिपाल्यों को उस क्लास से या स्कूल से निकाल लिया तो स्कूल मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, तो स्कूल मैनेजमेंट कह रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट को तत्काल उन नई रिक्तियों को भरना चाहिए, है ना, और उसके बाद में आपको बताओ क्या करना चाहिए, तत्काल रिक्तियों को भरने के लिए विद्यार्थी खोज करना चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं है। पहली बात तो जो पहले पुराने स्टूडेंट सब जब यहां से निकल जाएंगे या अत्यधिक मात्रा में यहां से निकल जाएंगे तो फिर नए वाले स्टूडेंट भी आते ही पहले ये बात सोचेंगे कि वो स्टूडेंट स्कूल छोड़ के क्यों गया है, इसका मतलब स्कूल में कोई ना कोई तो कमी है, इसका मतलब इससे स्कूल की रेपुटेशन में फर्क पड़ता है, इसलिए शायद ये कार्यवाही तर्क संगत नहीं है। और दूसरी बात और क्या कहा जा रहा है कि तत्काल रिक्तियों को भरने के लिए नए विद्यार्थी खोज करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पुराने स्टूडेंट्स गए और नए स्टूडेंट तुरंत आ जाएंगे, नए स्टूडेंट को लाना भी काफी कठिन काम होता है। इसका मतलब ये कार्यवाही बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगी। तो हम कहेंगे इस कथन के आधार पर इन दोनों कार्यों में से जो कार्यवाही सही रहेगी वो कार्यवाही स्पष्ट रहेगी। और उसके लिए मैं ऑप्शन में दिया है, यदि सिर्फ कार्यवाही एक सही है तो इसका आंसर क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा, और यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, पी क्यू की बहन है और आर की मां है, एस डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है।
W का पुत्र M, P का भतीजा और V का भाई है, W के केवल 2 बच्चे हैं, तो बताइए Q का V से क्या संबंध होगा। ये ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन है, एक साथ पढ़ने से हल होने वाले नहीं, इनके लिए अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद इसकी स्थिति क्लियर होगी कि इसका आंसर राइट कौन सा होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले कहा जा रहा P Q की बहन है। P किसकी बहन है? Q की बहन है। यहां हम P को बना देते हैं, हम यहाँ P को बना देते हैं। P किसकी बहन है? Q की बहन है, तो ये P को बना दिया। हम लिख देंगे कि ये जो P है ये किसकी बहन है? Q की बहन है, तो Q को अपन यहां बना देंगे, और बहन कौन है? P है, माइनस लगा देंगे, Q का हमें पता नहीं है। P Q की बहन है और R की माँ, और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। इसका मतलब आप मान के चलो कि P की 2 कंडीशन दे रखी है, P Q की तो बहन है और R की माँ है। ये जो P है किसकी माँ है? R की माँ है, तो अपन यहाँ R को लिख देंगे, और R की माँ कौन है? P, तो ये यहाँ पे माँ लिख देंगे। ठीक है, ये माँ है, महिला लगा देंगे, बोले तो माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाया तो आपको पता P क्या ऑलरेडी माइनस आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना। अगली लाइन कहिए, एस डब्ल्यू की बहू। अब बताओ, न तो यहाँ एस है न डब्ल्यू, इसलिए इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आगे यहाँ और क्यू की पत्नी है, क्यू इसमें है, बिल्कुल है, तो और किसके लिए आया? और आया इस फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन के लिए आया, इसका एस जो है डब्ल्यू की तो बहू है, छोड़ दो, और क्यू की पत्नी है, क्यू यहाँ पे आ रहा है, तो ये एस जो है ये किसकी पत्नी है? बोलो, क्यू की पत्नी है, और पत्नी है तो क्या लगा देंगे? माइनस, इसके आगे क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, और इन दोनों को अपन राउंड में बिठा देंगे ताकि पति पत्नी हो जाइए, आपको ध्यान रखना। अब एक लाइन और कही जा रही है, ये एस जो है ना क्यू की तो पत्नी है, ठीक है, लेकिन डब्ल्यू की बहू है। किसकी बहू है? डब्ल्यू के, ये बहू है, इसकी पत्नी हो गई। इसका मतलब बहू किसकी होती है? या तो सास की या ससुर की। इसका मतलब क्यू के, है ना, क्यू का आपको था या तो पिता या माता, दोनों में से एक है कौन? डब्ल्यू, और डब्ल्यू की बहू कौन हो गई? एस हो गई, तो डब्ल्यू ऊपर चल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। आगे क्या करा? डब्ल्यू का पुत्र एम, पी का भतीजा, डब्ल्यू का पुत्र कौन है? एम है। अब पुत्र का मतलब तो देखो, डब्ल्यू का पुत्र, ये पुत्र आ गया, और पुत्र का पुत्र कौन हो जाएगा? यहां कहा जा रहा है डब्ल्यू का पुत्र एम है, ये एम को अपन लिख दिया, और पुत्र तो क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया, ठीक है। डब्ल्यू का पुत्र एम, पी का भतीजा, पी का भतीजा, पहले तो बताओ ये एम जो है डब्ल्यू का पुत्र हो गया, हाँ, पुत्र, पुत्र का पुत्र पौत्र हो गया। क्या यह जो एम है ये पी का भतीजा है? हाँ देखो, ये इसको कहेगी भाई, और भाई का लड़का क्या कहला? भतीजा, बिल्कुल सही बात है, पी का भतीजा है, और वी का भाई है, और किसके लिए आया? वापस फर्स्ट पर्सन के लिए। ये जो एम है ये किसका भाई है? वी का भाई है। ये एम है, ये किसका भाई है? वी का भाई है, और भाई है तो प्लस लगा दिया, वी का में पता नहीं पुरुष है या महिला है। आगे कहा जा रहा है डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, ये बात भी इसने क्लियर कर दी कि डब्ल्यू के 2 बच्चे हैं, तो डब्ल्यू के देखो एक लड़का है एक लड़की, बिल्कुल 2 बच्चे हो गए, बिल्कुल। अब इसका मतलब हो गया कि इस लाइन को अपन को देने से क्या फायदा हुआ कि डायग्राम बिल्कुल एकदम सटीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, है ना, मतलब हमने डायग्राम जो बनाया बिल्कुल सटीक बनाया है ना। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा रहा है, क्यू का वी से क्या संबंध होगा? बोले तो वी क्यू को क्या कहेगा? बताओ, वी कहां पर है? यहाँ पर है। क्यू कहां पर है? यहाँ पे। ये दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों मिलकर इनको क्या कहेंगे? पिताजी कहेंगे। क्या कहेंगे? पिताजी, जो कि हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, और यही हमारा राइट आंसर देगा, ये आपको ध्यान रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, राहुल 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, और अंत में एक बार दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, दक्षिण पूर्व की ओर 12 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, दक्षिण पूर्व की ओर 13 किलोमीटर। डायग्राम बनाने से स्थिति क्लियर होगी कि इनमें से ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं, ये राहुल को चला दिया 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, 10 किलोमीटर चला दिया, और ये पूर्व की ओर कितना लिख दिया? 10 किलोमीटर, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर, इसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इधर मुड़ेंगे तो घड़ी की दिशा हो जाएगी। बायां का एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको ऊपर की ओर मुड़ना है। कितने किलोमीटर चलना है? ये कह रहा है कि ऊपर की ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलना है? 3 किलोमीटर चलना है, ये चला दिया, ठीक है। आगे कह रहा फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं का क्लॉकवाइज इधर चलना है, तो ये चला दिया। कितने किलोमीटर चलता है? तो ध्यान, दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है? तो 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर आपको क्लॉकवाइज मुड़ जाना, और क्लॉकवाइज मुड़ 8 किलोमीटर चलना है। बताओ ये दूरी कितनी है? 3, और ये चला रहा है 8 किलोमीटर, इसका मतलब आपको और नीचे जाना है ना, थोड़ा सा इससे नीचे जाना है, और कितनी दूरी चल रहा है? 8 किलोमीटर चला दिया। अंत में एक बार दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में एक बार दाईं ओर मुड़ना, तो मतलब आपको क्लॉकवाइज मुड़ना, क्लॉकवाइज मुड़े और मुड़कर कितना चला? 3 किलोमीटर। अब तो ये दूरी कितनी है? 5।
अगर ये भी दाईं ओर मुड़कर यहां आ जाता है तो 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ दूरी कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 3। इसका मतलब ये इसके कहीं आधी जगह रहेगा, है ना। तो यहां अपन रखेंगे और यहां लिख देंगे कितना किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर की, ठीक है। तो अंत में दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, वह किस दिशा में होगा। अब यहाँ पर आपको पता राहुल है, राहुल कहां पर है, यहाँ पे है, और प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है। यहाँ खड़े होकर अगर इस राहुल को देखोगे, पहले तो दिशा बताओ, दिशा कौन सी है, तो बताओ। इसके इस दिशा में देखेंगे दक्षिण हो जाएगी, इसके दाईं तरफ क्या देखेंगे तो पूर्व दिशा हो जाएगी। तो बीच की जो दिशा होती है वो कहलाती है दक्षिण पूर्व। आपको ऑप्शन ए में मिल रहा दक्षिण पूर्व, ये आंसर हो सकता है। इसमें उत्तर पश्चिम में आंसर नहीं होगा, उत्तर पश्चिम में आंसर नहीं होगा, दक्षिण पूर्व, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। अब क्लियर होगा कि दूरी से पता चलेगा और आंसर ए होगा या डी होगा। अब दूरी देख लेते हैं। अब दूरी कैसे बताना, राहुल यहाँ पे है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, तो जानना सबसे सीधा जो रास्ता रहेगा वो ये वाला रहेगा। मतलब ये वाली दूरी आपको बतानी है, और ये वाली दूरी बतानी तो आप एक बार बता दीजिएगा। जब ये 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये 5 किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर की दूरी है, तो हमें क्या करना है, ये दूरी हमें पता होना चाहिए। ये दूरी हमें पता है और ये वाली दूरी भी हमें पता है, तो यहां तक हमें यहां चल जाना है ना, और ये वाली दूरी हमें पता चल जाना चाहिए। हम यहां तक चल जाएंगे और ये दूरी हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। यहां आगे इसके बराबर आगे, इसका मतलब आप मान के चलो कि ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर हो गया, मतलब ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। तो बताओ 10 और 2 कितने हो गए, पूरी दूरी 12 किलोमीटर, तो ये मिल गया। और यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो हम वहां पे प्रमेय यूज करते हैं, और प्रमेय कौन सी होती है, तो वो प्रमेय होती है, हमें पता है, कर्ण स्क्वायर, है ना, बराबर लिखते हैं आधार स्क्वायर, और उसके बाद में लिखते हैं प्लस लंब स्क्वायर, है ना, ये आपको लिखना है। तो हमें आधार मिल गया, कर्ण हमसे पूछा गया, ये हमें पता नहीं है, और लंब हमें यहाँ दिया जा रहा है। लंब कितना है तो देखिएगा, बताओ ये पूरी टोटल दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर की। 8 किलोमीटर में यहां से 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 हो गए, तो बाकी बची भी कितने हो गए, 5 किलोमीटर की हो गई। इधर 12 दे रखे हैं, लंब 5 आ गया। कर्ण आपको निकालना बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, कैसे, कर्ण स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दीजिएगा आप, ठीक है। आधार कितना है, आधार हमें पता है 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। लंब कितना है, तो लंब देख लीजिएगा यहाँ पे कितना है, तो ध्यान रखना टोटल कितना है, ये 3 ये 3, तो लंब कितना बच गया, ये वाली दूरी देखिएगा यहाँ तक 5 किलोमीटर का, तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। आगे चले, यहाँ कर्ण स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 144 से 25 कितना होता है, 169 होता है, और यहाँ लिख देंगे अपन कर्ण स्क्वायर। अब बताओ कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो किस में बदल जाएगा, रूट में, और रूट में बदलेगा, बताओ 169 का जो रूट होता है कितना होता है, 13 होता है, ये आपको ध्यान रखना। या 169 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का होता है। मतलब दूरी भी निकल के आ गई, ये वाली जो दूरी है कितनी है, 13 किलोमीटर की दूरी है। बताओ 13 किलोमीटर इसमें है क्या, नहीं है। 13 किलोमीटर इसमें है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, पी क्यू आर और एस 4 क्रमानुसार माह है, जिसमें पी और एस में 30 दिन है, तो बताइए एस कौन सा महीना है। मतलब 4 महीने की आपको कंडीशन दे रखी है, नाम भी दे रखा है कि उन महीनों के नाम पी क्यू आर एस है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहला महीना और चौथा महीना जो है ये सेम दिनों का है, समान दिनों का है। इसमें भी 30 दिन है, इसमें भी 30 दिन है, लेकिन हमने तो सुना एक में 30, एक में 31, एक में 30, एक में 31, है ना, ये आपको जाना। तो अपने को क्या करना है, कैलेंडर के पूरे 12 महीने एक बार देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि कोई भी 4 महीनों में ऐसी सिचुएशन हमें मिल जाए, तो देखते हैं। हमें सबसे पहले पता है जनवरी महीने की बात करते हैं, है ना। जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, ये ध्यान रखना। मई के बाद में अगला महीना आता है जून, जून के बाद में जो अगला महीना आता है वो आता है जुलाई का। इसके बाद में अगस्त, इसके बाद में सितंबर, इसके बाद में अक्टूबर, इसके बाद में नवंबर, और इसके बाद में महीना आया दिसंबर, ये ध्यान रखना। इनके कोड की अगर बात करते हैं, इनके दिनों की अगर बात करते हैं, दिनों की संख्या बताइए, जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है, ये आपको जानना। फरवरी में दिन कितने होते हैं, या तो 28 होते हैं या कितने होते हैं, 29 होते हैं। मार्च में दिनों की संख्या 31 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अप्रैल में वापस 30 दिन होते हैं। मई में देखते हैं तो दिनों की संख्या 31 होती है। जून की अगर हम बात करते हैं तो जून के अंतर्गत दिनों की संख्या 30 होती है। जुलाई की अगर बात करते हैं दिनों की संख्या 31 होती है। अगस्त की अगर संख्या की बात करते हैं 31 होती है, और सितंबर की बात करते हैं दिनों की संख्या 30 होती है। अक्टूबर की बात करते हैं दिनों की संख्या 31 होती है। नवंबर की बात करते हैं तो दिन 30 होते हैं, और दिसंबर की बात करते हैं तो दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। ये पूरे 12 महीनों में
कितने कितने दिनों की संख्या होती है वो अपन ने लिख दिया। अब हमें वहां उस क्रम में पहुंचना है जहां 4 महीने आपको ऐसे मिले जिसका पहला महीना 30 दिन का हो, अगले 2 महीने 31 दिन का हो और उसका अगला महीना 30 दिन का हो। तो देखते हैं, यहां देखा हमने तो सबसे पहले हमने देखा जनवरी में 31 है, फरवरी में 28, 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 31। देखो 2 महीने ऐसे हैं जहां लगातार 31 दिन आ रहे हैं। इसका मतलब इन 4 महीनों में कहीं वो सिस्टम बैठेगा जो हमें दिया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार माह है। हाँ देखो 4 क्रमानुसार माह है जिनमें पी और एस में 30 दिन है और पी और एस देखो ये पहला चौथा है, पहला और चौथा है, ये आपको पहला और चौथा है। और बताओ यहाँ पहला और चौथा कौन सा है? और दोनों में 30-30 दिन, बिल्कुल 30-30 दिन है साहब। इसका मतलब इन 4 महीनों की बात की जा रही है, अलग इनको नाम दिया कर, है ना, अलग नाम देकर आपको कहा जा रहा है। तो बताइए इस महीने को नाम दे देंगे अपन पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ एस। अब क्या कहा जा रहा है? पी क्यू आर एस 4 है ना, 4 क्रमानुसार माह है, बिल्कुल दिए गए हैं। आगे करा पी और एस में 30 दिन है, पी और एस में 30 दिन है, बिल्कुल 30 दिन है। तो फिर आपसे बात पूछा रही वो तो एस कौन सा माह है? तो हम देख लीजिए एस कौन सा माह है, तो ये एस है और एस को हम कौन सा माह बता रहे हैं? सितंबर बता रहे हैं। अगस्त के बाद क्या था? सितंबर। और एस का माह पूछा है, बताओ एस कौन, इन 4 महीने में जो एस दिया वो कौन सा महीना? तो हम कहेंगे सितंबर माह है और ऑप्शन बी में हमें सितंबर दिया जा रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रोक को SQFO लिखा जाता है। इस कोड भाषा में लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? हम जानते हैं जब क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग आते हैं और इनको हमें जल्दी अगर हल करना है तो हमें नंबरिंग कर देनी चाहिए और नंबरिंग करने से हमें लॉजिक पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या मिल रहा है और वो लॉजिक डायरेक्ट जिसके बारे में पूछा है उसमें लगा दो, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक शब्द दिया जा रहा है रोक, ROCK, है ना, ROCK। और ROCK को क्या कोड किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। रोक को जो कोड किया जा रहा है वो किया जा रहा है SQFO लिखा जा रहा है, SQFO लिखा जा रहा है। तो फिर आपसे पूछा रहा है तो बता दीजिएगा, एक शब्द दिया जा रहा है और शब्द क्या दिया जा रहा है? LATE एक शब्द दिया जा रहा है और लेट को क्या कोड करोगी आपको बताना। कैसे पता नहीं चलेगा? नंबरिंग से पता चलेगा। देखते हैं, आर के नंबर की बात करते हैं। आर के नंबर कितने हैं? 18। ओ के नंबर कितने? 15। सी के 3, के 11, ये ध्यान रखना है। एस के नंबर 19, क्यू के नंबर 17, एफ के नंबर 6, ओ के नंबर 15। ठीक है, एल के नंबर की बात करते हैं 12, ए के 1, टी के 20, ई के 5, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ जो नंबरिंग की, इस नंबरिंग से ही हमें क्या मिल जाएगा? लॉजिक मिल जाएगा। देखो यहाँ 18, यहाँ 19, हाँ मैं कहूंगा 18 में कितना प्लस कर दिया? 1 प्लस कर दिया, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, आगे चेक करना पड़ेगा। यहाँ 15, यहाँ 17, हाँ 15 में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। यहाँ 3, यहाँ 6, हाँ 3 में कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। यहाँ 11, यहाँ 15 कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। 1 2 3 4 लगातार आपको नंबरिंग दी जा रही है, तो आपको भी कुछ नहीं करना, आप भी इसमें सबसे पहले कितना प्लस कर दीजिएगा? 1 प्लस कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको 2 प्लस करना, इसके बाद में +3 करना और इसके बाद में +4 करना, ये आपको ध्यान रखना। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताओ 12 में 1 जोड़ोगे 13, 13 पे क्या आता है? M आता है। 1 में 2 जोड़ोगे 3 पे क्या आता है? C आता है। 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 पे क्या आता है? W आता है। और 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 पे क्या आता है? I आता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा MCWI। बताओ है किसी ऑप्शन है? बिल्कुल है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा MCWI, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह के अंतर्गत नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी टॉर्नेडो, ऑप्शन सी हरिकेन, ऑप्शन डी चक्रवात। ये 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो उन तीनों से भिन्न है और उस भिन्न का ही आपको पता करना। तो आइए जानते हैं। ज्वालामुखी एक घटना है, कैसी घटना है? तो ध्यान रखना है, भूगर्भिक घटना है। बोलो कैसी घटना है? यह एक भूगर्भिक घटना है, यह आपको ध्यान रखना। ज्वालामुखी एक भूगर्भिक घटना है, यह आपको ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? मतलब यह भूगर्भिक घटना है, ध्यान है, जो पृथ्वी के भीतर से ज्वाला और मैग्मा के कारण उत्पन्न होती है। आगे देखिए, टोर्नेडो ये तेज हवा से उत्पन्न होने हैं, तेज हवाओं से उत्पन्न होती है और तेज हवा से उत्पन्न होती है, इसका मतलब कैसी घटना है? यह एक वायुमंडलीय घटना है। कैसी घटना है? वायुमंडलीय घटना है, ये आपको ध्यान रखना है, वायुमंडलीय घटना है। हरिकेन ये भी तेज हवा से उत्पन्न होता है और ये भी क्या है? एक वायुमंडलीय घटना है, ये आपको ध्यान रखना है।
चक्रवात ये भी तेज हवा से उत्पन्न होता है और ये भी क्या है, वायुमंडलीय घटना है। अब इन चारों में से डिफरेंट कौन सा, अपने आप समझ में आ गया कि ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो आपको पता वायुमंडल के अंतर्गत आपको पता होगा तेज हवा के कारण ये उत्पन्न होते हैं, जबकि पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली एक घटना होती है जिसको अपन बोलते हैं ज्वालामुखी। इसलिए इन चारों में से सबसे डिफरेंट है वो कौन सा होगा, ए होगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड, 637 का अर्थ है अमर इज गुड और 348 का जो अर्थ दिया जा रहा है लता इज बेड हो, तो इस भाषा में अमर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार हम लिख लेते हैं किसका कोड क्या है। सबसे पहले कहा 256 का कोड, 256 का कोड क्या है अभी देख लेंगे, ठीक है। अगली संख्या दी जा रही 637 के रूप में, 637 का कोड क्या दिया जा रहा है ये भी अपन देख लेंगे। और आगे कहा जा रहा 348, और 348 की बात करते हैं तो इसका कोड क्या दिया जा रहा है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 256 का कोड क्या दिया जा रहा है, तो 256 का कोड दिया जा रहा है बॉयज, है ना, बॉयज आर गुड दिया जा रहा है, बॉयज आर गुड दिया जा रहा है। चलो ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। 637 का जो कोड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अमर इज गुड, अमर इज गुड दिया जा रहा है, ये लिख दिया अपने अमर इज गुड को, ठीक है। आगे कहा जाए 348 का कोड है वो है लता इज बेड, तो यहां लिख देंगे लता इज बेड, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, हमसे पूछा रहा है तो बताओ इसी सांकेतिक भाषा में जो आपने जिस भाषा में आपने कोड दिए तो अमर का आपको सेपरेट कोड बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं अमर का कोड क्या होगा। हमें देखना है अमर हमें कौन सी लाइन में मिल रहा है, अमर हमें मिल रहा है सेकंड लाइन में। कौन सी लाइन में मिल रहा है, सेकंड लाइन में। क्या अमर फर्स्ट लाइन में है, नहीं है। क्या थर्ड लाइन में है, नहीं है। जब अमर सेकंड लाइन में है तो आप ये मान के चलना इसका कोड भी सेकंड लाइन में होगा। इधर 3 शब्द है 3 अंक है, 3 शब्द 3 अंक, 3 शब्द 3 अंक, मतलब हर शब्द का एक अलग कोड दिया गया, सेपरेट कोड दिया गया। लेकिन ये फिक्स है, अमर जब एक लाइन में आ रहा है सेकंड लाइन में तो उसका कोड भी एक लाइन में आएगा। अब देखिएगा 6 को यहां देखा, 6 को यहां देखा, तो दो जगह आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब मेन वर्ड है वो एक जगह आ रहा है तो कोड भी एक जगह आएगा। ये 6 तो दो जगह आ रहा है, इसका ये तो आंसर नहीं होगा। फिर देखा 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, इसका 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि अमर एक जगह तो उसका कोड भी एक जगह। और फिर देखा 7, बताओ 7 इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अमर एक जगह आ रहा है तो 7 भी एक जगह आ रहा है केवल सेकंड लाइन में, और यही राइट आंसर है। अमर का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, रमा, मनोरमा, दीपिका, नीरजा तथा मीना में दीपिका सबसे छोटी है। 5 लड़कियां दी जा रही, 5 लड़कियों में सबसे छोटी लड़की कौन सी है उसकी बात कही जा रही है, 5 के नाम दिए जा रहे हैं। मनोरमा नीरजा से बड़ी है, नीरजा मीना तथा रमा की अपेक्षा छोटी है। रमा की आयु मध्य में है। बताइए 5 लड़कियों में सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ी कौन है, आप देखिएगा रमा, मनोरमा, दीपिका, नीरजा और मीना में दीपिका सबसे छोटी है। सबसे छोटी है तो उसको आप नीचे लिख दीजिएगा, सबसे नीचे लिख दीजिएगा, ये दीपिका सबसे नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब 4 लड़कियां इसके ऊपर आएगी, आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या कही जा रही है, मनोरमा नीरजा से बड़ी है, हमें पता नहीं है ना, तो यहाँ मनोरमा है ना नीरजा है। नीरजा मीना तथा रमा की अपेक्षा छोटी है, लेकिन ये देखो तीनों नाम यहाँ पे नहीं, ना नीरजा है, न मीना है, न रमा है, इसलिए इस लाइन को स्किप करेंगे। आगे करा तथा रमा की आयु मध्य में है। आप ये तो जानते हो कि जब इस दीपिका का स्थान सबसे नीचे है, बोले तो ये सबसे छोटी है, तो इसके ऊपर 4 लड़कियां हैं, और 4 लड़कियां तो दूसरे नंबर पे आ जाएगी, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के, 5वें नंबर के। जो सबसे मध्य में होगी वो तीसरे नंबर की लड़की होगी, और तीसरे नंबर की लड़की का नाम दिया जा रहा है, कौन है, रमा है। ये आपको जाना, तो ये रमा को अपन ने यहां बिठा दिया, क्लियर है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, मनोरमा नीरजा से बड़ी है। मनोरमा जो है नीरजा से बड़ी है, नीरजा जो है मीना और रमा की अपेक्षा छोटी है। इसका मतलब रमा से भी छोटी है, इसका मतलब रमा से भी छोटी है, तो रमा के नीचे तो केवल एक स्थान बचा है। इसका ये तो फिक्स हो गया कि ये जो नीरजा है मीना तथा रमा की अपेक्षा छोटी है, तो ध्यान नीरजा यहाँ पे आएगी, फिक्स है। नीरजा तो यहाँ पे आएगी, रमा से भी छोटी है। चलो ठीक है। अब नीरजा 2 लड़कियों से छोटी है, एक तो रमा और रमा के साथ है मीना। अब आपको जानना, मनोरमा जो है नीरजा से बड़ी है। अब मनोरमा नीरजा से बड़ी है तो फिक्स है, यहाँ बीच में तो कोई आएगा नहीं। अब मनोरमा यहाँ भी आ सकती है, मनोरमा ऊपर भी आ सकती है। और आगे कहा नीरजा मीना तथा रमा से छोटी है, तो रमा से छोटी होगी, लेकिन मीना यहाँ भी आ सकती है, यहाँ मीना भी आ सकती है, और यहाँ मनोरमा भी आ सकती है, यहाँ मीना भी आ सकती है, और यहाँ मनोरमा भी आ सकती है, ठीक है।
इस प्रकार से इन पांचों लड़कियों का क्रम होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताइए पांचों लड़कियों में सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है? देखो यहाँ सबसे छोटी दीपिका है, बीच में रमा, सबसे बड़ी मीना भी है और मनोरमा भी है। इन दोनों के बारे में क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन में कि बड़ी कौन है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, क्या मीना है? नहीं, मनोरमा भी साथ है। क्या मनोरमा है? नहीं, मीना भी साथ है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग तो सेपरेट तो आंसर दे ही नहीं सकते हैं। रमा नहीं तो बीच में है, तो फिर ऑप्शन डी दिया है, कहां नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है, मीना है, मनोरमा है। इन दोनों की स्थिति हमें क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर नहीं हो रही है। इसलिए जब कंडीशन क्लियर नहीं है तो हम इसका जो आंसर देंगे वो क्या देंगे? डी देंगे। ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि मीना बड़ी होगी या मनोरमा बड़ी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा B2F4 J6 N8 R10 V12 Z14 D16 H18 और L20 दिया जा रहा है। तो एक श्रृंखला दी जा रही है जिसमें एक अक्षर है और एक गणित का अंक है। अब आपको आगे देखना है, जिस क्रम में इनके बीच में एक दूसरे के बीच में संबंध चलते आ रहे हैं, इस संबंध को जांचते हुए अगला अक्षर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। अगला अक्षर कौन सा आएगा, अगला पेयर कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं एक बार बी से एफ कैसे बना। तो मैं कहूंगा बी के नंबर 2 होते हैं, एफ के 4 होते हैं। ठीक है, बी के नंबर 2, एफ के नंबर 4, तो 2 में कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया, इसलिए 6 आ गया होगा। ठीक है, आगे कह रहा एफ के नंबर 6, जे के नंबर 10 प्लस 4 कर दिया, बिल्कुल सही। 6 में 4 जोड़ते 10 आता है। ठीक है, फिर कह रहा जे के नंबर 10, इसके 14 प्लस 4 कर दिया। ठीक है, 14 प्लस 4 सही है, 18 हो जाएगा। 18 प्लस 4 सही है, 22 हो जाएगा। 22 और प्लस 4 26 हो जाएगा। 26 में 4 जोड़ेंगे, सही बात है, डी हो जाएगा। और इसके बाद में इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 पे एच आ जाएगा। और इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 12 पे क्या आ जाएगा? एल। बिल्कुल सही बात है, सब जगह प्लस 4 किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। और सब जगह प्लस 4 किया जा रहा है तो फिर आपको देखना कि आपको भी 12 में 4 जोड़ देना है। और 12 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। और 16 पे क्या आता है? बोलो पी आता है। तो अक्षर तो क्लियर हो गया, पी होगा। बोलो पी कहीं भी आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आंसर तो हो गया हमारा, कौन सा होगा? सी होगा। लेकिन 22 कैसा है वो भी देख लो। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल इजी है कि 20 में आप भी 2 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी 22 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि m का अर्थ डिवाइड हो, r का अर्थ प्लस हो, t का अर्थ माइनस हो और k का अर्थ x हो तो इस समीकरण का मान क्या होगा? देखते हैं समीकरण। समीकरण में दिया जा रहा है 20, है ना। आगे लिखा जा रहा है r का अर्थ क्या है? प्लस, ये प्लस लगा दीजिएगा हेड पे। फिर कह रहा है 16, 16 लिख दिया। बताओ क्या आया? के का अर्थ क्या दिया जा रहा है? मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लिख दिया। इसके बाद में 5 लिख दिया। m का अर्थ क्या होता है? डिवाइड होता है, ये डिवाइड लिख दिया। इसके बाद में 10 ये लिख दिया। टी का कोड क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ 8 और बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसकी सॉल्यूशन बतानी है आपको। सॉल्यूशन कैसे बताएंगे तो देखिएगा, यहाँ हम एक रूल लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? बोर्डमास नियम से निकला हुआ एक रूल है ना। सबसे पहले में डिवीजन, इसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सबट्रैक्शन, है ना। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो यहाँ देखना सबसे पहले में भाग देना और भाग देंगे 5 में 10 का। तो 5 में हम 10 का भाग देंगे, तो 5 में 10 का भाग देंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो 5 का भाग दिया, 10 में 2 बार गया और 2 से काटा 8 बार। इसका मतलब यहाँ सब जगह क्या बच गया हमारे पास में? 8 बच गए प्लस के। तो भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया। अब जोड़ करना, 20 और 8 कितने होते हैं? 28 होते हैं। ठीक है, और 28 में से 8 माइनस कर दीजिएगा। 28 में से 8 माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? 20 निकल के आएगा। बोलो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्देश दिए जा रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम को दर्शाएगा। आरोही क्रम का होता है छोटे से बड़े की ओर अपने को चलना है ना। और यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, एक तना के रूप में, दूसरा जड़ के रूप में, तीसरा फल, चौथा फूल, पांचवा शाखा और छठा दिया जा रहा है पति। इनमें से देखना छोटा से बड़ा क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे जो लो प्रोसेस होती है वो होती है जड़। क्या होती है? जड़। जड़ से बनता है क्या? तना बनता है। तना से क्या बनती है? शाखा बनती है। शाखा की क्या आती है? पत्ती आती है। पत्ती के क्या आता है? फूल आता है। और फूल के क्या आता है? फल आता है। ये आपको ध्यान रखना। तो हमने इन सभी 6 शब्दों को सार्थक क्रम में या तार्किक क्रम में हमने जमा दिया। अब देखते हैं सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? ये 1 नंबर ये आया। इसके नंबर कितने हैं? 2। तो ये जड़ सबसे पहले होती है।
दूसरे नंबर पर 2 नंबर पे आया ये, इसके नंबर कितने हैं? 1 है। तीसरे नंबर पे आया ये, इसके नंबर कितने हैं? 5 है। चौथे नंबर पे आया ये, इसके नंबर कितने हैं? 6। पांचवें नंबर पे आया इसके नंबर कितने हैं? 6 सॉरी, पांचवें नंबर पे आया फूल, फूल के नंबर है 4, और छठे नंबर पे आया फल, और फल के नंबर कितने हैं? 3। हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 215,643। 215,643 हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, और यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो साथियों, आज की सेशन का हम यही समापन करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और धन्यवाद।